खेती की बात हुई, उसका जो बेसिक है, जो आधार है, वो देसी गाय है। तो जिस किसी को देसी गाय हो या लेनी हो और प्राकृतिक खेती करनी हो, तो हमारे पास कुछ पंपलेट है, वो इस कार्यक्रम के बाद ये पंपलेट हमसे ले लें। अभी हमारे बीच में राहुल जवान जी हैं, जो 17 वर्ष तक फौज में सेवा की और आज भी अब खेती में ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कई स्टेट में आपका कार्यक्रम है। बस बात यह है कि घर का जोगी जोग ना आन गाँव का सिद्ध। चूँकि हमारे बीच में है, हमारे पास के हैं, हम कह दे रहा, लेकिन आप बिहार और कई स्टेट में आपका बहुत बड़ा काम है। केले पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं। कुछ इनके अपने प्रोडक्ट भी हैं और कुछ सीड भी है। मेरी मुख से हमारे राहुल जवान जी आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद। ये तो सब कार्यक्रम ही इनका। अजी साहब, हम तो मुझे माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको बंद कर देते हैं। ब्रह्मपाल जी बैठो, दे देते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद। मंच पर बैठे हुए सभी जितने अधिकारीगण हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक गण हैं, ये वैज्ञानिक कम किसान ज़्यादा हैं। मैं पिछले कई साल से सभी के साथ में काम कर रहा हूँ। हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में भी, जब वो गाड़ी के अंदर एसी भी काम नहीं कर रही थी, उस समय भी मैडम हमने गांव-गांव जाकर के लोगों को पानी के ऊपर वो किया था सचेत कि भाई ये जो पानी हम ख़राब कर रहे हैं, इसे बंद कर लो। मामा को किसका बज रहा है? हाँ ताऊ जी, ये उसके लिए रख रखे होंगे, वो पैसा जो आता है कृषि वाला भी जो बता रहे थे। चलो मजाक करने की आदत है, फौजियों की आदत थोड़ी मजाक करने की होती है। हम लोग सीरियस ज़िंदगी नहीं जीते आप लोगों की तरह, हम हमेशा मस्त रहते हैं, घर से दूर रहते हैं। अगर इतना मस्त नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी में वो वहाँ बंदूक नहीं चलेगी फिर। तो बहुत मेहनती हैं, नहीं तो ज़्यादातर जैसे मैं हूँ, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ मैं घूमने नहीं जाता। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये वाली जो टीम है ये आपको किसी स्टेट में नहीं मिलेगी ज़्यादातर, इंक्लूडिंग पूर्वांचल में भी ये स्थिति नहीं है। लखनऊ पार करोगे ना तो वहाँ भी ये स्थिति नहीं है, वहाँ अधिकारी को ढूंढना पड़ता है, बाबू साहब कहाँ हैं। सर जैसे जौनपुर के हैं, इनका ज़िला हो गया या और भी ज़िले हो गए, मैं तो खैर घाट घाट का पानी पी के बैठा हूँ। हमारे यहाँ पे अधिकारी घर आ रहे हैं कि भैया तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही होता है, ये हमारे बीच में बैठे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो बताओ, पकड़ लेंगे यहीं। लेकिन ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, 5-5 दिन के शिविर चला रहे हैं। अभी देखो गाड़ी कौन सी खड़ी, प्राइवेट। इनकी सरकारी गाड़ी खराब हो गई तो अपनी गाड़ी में तेल फूक के आ रहे हैं यहाँ। चाहते तो मीटिंग कैंसिल भी कर देते हैं आप लोगों की कि भाई क्या जरूरत पड़ रही, छोड़ो। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा ज़िला NCR की जड़ में है। अब 2 तरीके से काम होता है, खौफ से या शौक से। या तो इनके मन में खौफ है तो भी हमारा काम फ़ायदा हो रहा है, या इनके मन में शौक है। खौफ में आदमी ज़्यादा दिन काम नहीं करता, शौक में ज़्यादा दिन काम करता है। तो अगर इनमें खौफ होता तो ये बीच बीच में कट मार दिया करते हैं हमारे बीच में से, लेकिन ये लोग शौक में हैं। ये पिंटू जी हैं, सहारनपुर के हैं, साहब जो है वो जौनपुर के हैं, मैडम मेरे ख्याल से बनारस की हैं। तो ये सभी लोग, हरज्ञान जी तो अपने ही हैं, बिजनौर के ही हैं, हम तो सब एक ही विदुर जी के चेले हैं सारे। तो ये सारे लोग जो लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, ये इसलिए लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम जो जितनी भी योजनाएं ऊपर से आ रही हैं, वो कोई भी हो, सरकारें बदलती रहेंगी, ये लोग यही रहेंगे और हम ही रहेंगे। ना हमारे खेत बदल लें, ना वैज्ञानिक बदल लें। तो खेती जो है वो वैज्ञानिक विज्ञान, अब विज्ञान वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो कृषि विज्ञान के विज्ञान हो, आपके खेत में जो आप प्रयोग करें वो भी एक विज्ञान है। तो विज्ञान के बिना खेती संभव नहीं है। किसान और विज्ञान दोनों का बहुत ज़बरदस्त साथ है। जहाँ पे वैज्ञानिक और किसान मिलकर काम करते हैं वहाँ पे समृद्धि होना जरूरी है। और आप लोगों को एक चीज़ और नहीं पता होगा, 2022-23 में हमारा ज़िला पूरे भारत में खेती में नंबर 1 आया था। नहीं पता होगा ना किसी को। हमारा जो बिजनौर ज़िला है, राज्यों में तो आया था हरियाणा, और ज़िलों में आया था जिलाधिकारी उमेश मिश्रा थे हमारे, और अवधेश मिश्र जी थे हमारे जिला कृषि अधिकारी। बेहतरीन मेहनती किसान, मैं क्या किसान ही है, वो अधिकारी नहीं है। वो अधिकारी कम, किसान ज़्यादा, मतलब खेतों में ज़्यादा मिलेंगे आपके। अभी कासगंज के हैं वो जिला कृषि अधिकारी। इतना ज़बरदस्त काम है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने बढ़िया अधिकारी हमें मिले। नहीं तो मैं अपनी बताऊं, जब मैं पापा के साथ कभी जाता था, छुट्टी आते समय में कुछ काम होता था कृषि विभागों में, भाई साहब क्या बुरी स्थिति थी, मैं क्या बताऊं। अधिकारी मिलता ही नहीं था।
चपरासी कहते थे परसों आना, साहब दौरे पर गए। भैया कौन से दौरे पर गया, हम तो कहीं तो ढूंढें, काम नहीं होते थे। अभी जो है सारे काम ठीक ठाक हो रहे हैं कुल मिला के, हमारे अधिकारी बहुत बढ़िया। और हम लोग, मैं इन लोगों को इसलिए खुश नहीं कर रहा हूँ, अगर ये सही नहीं होते मैं ज़िंदगी में भी इनके कभी चैनल पर नहीं आता, भाग जाता मैं यहाँ से। तो इतना ज़बरदस्त काम, आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाओ, आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगी। मैडम कि आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, ज़िंदगी गुजर गई उनकी पूरी, उन्होंने मशरूम पर, जबकि उनको पता आप मुझे एक भी मशरूम नहीं करेगा, उसके बावजूद भी आप लोग उबासी ले रहे थे, लेकिन उन्होंने आधा घंटा आपको दिल से समझाया। और ये मैडम की आदत है, कोई सुने ना सुने मैं अपना 100% दूंगी। ये डॉक्टर साहब की आदत है, कोई सुने ना सुने मैं अपना 100% दूंगा। ये पिंटू जी की आदत है, आप 10 पनियर बनाओ मत बनाओ, वो पूरा 100% बता के जाएंगे। हरज्ञान सिंह भी चाहते तो पर्चे बांट देते, गाड़ी में बैठ के हम भी समोसे खा के निकल लेते, अभी तक 2 बज गए। तो यहाँ जो इतनी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, या हम लोग जो ताम झाम ये पूरा लगा के यहाँ बैठे हैं, तो ये खाली तुम्हें रोटी खिलाने के लिए है कि तुम्हें वोट लेने गई। डायरेक्टरी का इलेक्शन हो रहा है साहब, 2 क्वार्टर पिला के और खाना खिला के तुमसे वोट लेके जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में, और मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बीच का हूँ, मैं तो तुम्हारा ही बालक हूँ किसानों का। रिटायर होने के बाद किसानों के लिए खेती सिखा रहा हूँ, जो जो मैंने सीखा। तो कुल मिला के इनका भी सम्मान करो, अगर ये हमारा सम्मान कर रहे हैं और ये जंगल के बीच में हमारे बीच में आके बैठे हैं सुबह से, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग दुखी हैं और ये सुख में बैठे होंगे। तो इन चीज़ों को हमने अप्लाई करना है। जो चीज़ें बताई हैं इनको हल्के में मत लो, नहीं तो आपको पता है हमारे देश की आबादी 2030 तक हम 150 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में होंगे। हम लोग जो आबादी काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं जो हमारे वोटर आईडी में है नहीं। हम 3 साल का जो बच्चा हमारे साथ पूरा खाना खा रहा है, क्या हमने कभी उसको आबादी में काउंट किया? और 18 साल से उम्र के बीच का बच्चा, ये आबादी कहाँ जाएगी? आज भारत की आबादी अगर जोड़ें तो 175 करोड़ के आसपास है, ये भी तो जोड़ो। ये जो, और सबसे ज़्यादा यही है चिल्लर, रोटी तो ये भी खा रहे हैं। तो हम, और दूसरी बात, हमारे देश में जो खाना खाते हैं वो खाते हैं 250 करोड़ आदमी। अब 250 करोड़ कहाँ से पैदा हो गए? शाम को या दोपहर में भी यार खाना खा ले, यार भूख तो ना लग रही है, बस चल थोड़ा सा खा लें। ये ओवर ईटिंग जो कर रहे हैं, ये 75 करोड़ आदमी का खाना ज़बरदस्ती खाते हो तुम एक दिन में। 7:30 बज गए, भूख नहीं लग रही शाम की, लेकिन ये डर है कहीं रात को भूख ना लग जाए, तो लपेट दोगे 4 रोटियां उठा करके। तो ये जो 75 करोड़ का खाना खा रहे हो, उत्पादन तो उतना हो नहीं रहा है, हर साल उत्पादन गिर रहा है कहीं ना कहीं से, इसीलिए ये लोग परेशान हैं। और हम सब आपस में एक दूसरे को, ये गोष्ठी इसीलिए रखी गई है कि इसका निदान क्या निकालें। तो वो 75 करोड़ का जो खाना एक्स्ट्रा खा रहे हो, जो तोंद में दिख रहा है साफ, भाई एक्स्ट्रा है तभी तो मोटा हुआ, नहीं तो कुपोषण से मर रहे थे 1962 में, और अभी ज़्यादा खा के मर रहे हैं। साइकिल चला रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कहीं जिम जा रहे हो, क्यों? ओवर हो गया, ज़्यादा खा लिया। हाँ, तो ये चीज़ें हैं साहब, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं बहुत ज़बरदस्त है। मेरी भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राहुल जवान है, भारतीय सेना में 18 साल सेवाएं दिया हूँ। उसके बाद 2012 में एक किसान की एक पत्नी ने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र का वो सीन था, हम सेना में थे, अखबार पढ़ा तो पढ़ के मन बहुत दुखी हुआ। घर वालों से बात करी, पिताजी से पूछा कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। पिताजी बोले जब जागरूकता नहीं है तो यही होगा, पता तो है नहीं किसी को कुछ। पत्ता लेके जाते हैं। इनके बच्चे ने BSc करी, उसने एक दुकान खोल ली यहाँ गंज में, और मैं उसके पास गया कि भैया देखिए ज़रा मेरे गन्ने का पत्ता पीला पड़ रहा। अब आप खुद बिल्ली के पास गए हो कि मांस लेके के कम खाइए, समझ गए? आपके दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, मूंछें सफ़ेद हो गई। जब आपको ही नहीं पता मेरी खेती कैसे होती है, तो वो जो बालक पढ़ के, किताब पढ़ करके वहाँ बैठा है, उसको उस बारे में सारी जानकारी कैसे है? हर खेत का स्ट्रक्चर अलग है, हर खेत का पानी का TDS अलग है, हर खेत की संरचना मिट्टी की अलग है। तो हम जागरूक नहीं थे। अभी भी मैं अगर इतने लोगों से पूछूं कि 1 एकड़ में गेहूं बोने का सही तरीका बताओ, एक भी जो बता दे तो मेरी गारंटी, एक भी। अभी ताऊ जी से पूछी थी, कहाँ गए ताऊ जी? 78 साल उम्र हो गई, वो नहीं बता पाए। बोला भैया मुझे नहीं पता, 78 साल क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, मंडल खींच रहे हैं, ऊषा का मौज ले रहे हैं। अब उनकी भी क्या गलती है भाई? 1962 के आसपास में हमें ज़बरदस्ती मार मार के ताऊ जी डलवा गए। आप तो छोटे होंगे, मैं तो खैर पैदा ही नहीं हुआ था जब तक। उस समय में ज़बरदस्ती कृषि विज्ञान केंद्रों ने ला करके दवाइयाँ डाली, वो मतलब यूरिया, DAP, पोटास। लेकिन वो इसलिए दिए थे कि हम कुपोषण से बाहर आ जाएं। और ये भी कहा था कि भाई साहब दावा है 2 ही पैक लगाना, लेकिन तुम बोतल लपेट गए पूरी। मेरी बात समझ रहे हो? ये भी कहा था कि मात्रा इतनी रखिए, लेकिन हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र को कर दिया एक साइड। यार वैज्ञानिक आए तो इन्हें क्या पता है, तो कहते ही रहे, तू गट्टा डाल। हाँ,
जैसे अगर मेरी शादी में आए तो मैंने कहा जी 2-2 पैक लियो, विदायकी तक बैठना, तुमने सोची फ्री की मिल रही, फौजी की लपेट दे। आज मिलेगी। अब ताऊ जी को ढूंढ रहा हूँ विदायकी पे, तो ताऊ की टंग तराजू है, ताऊ तो बेहोश कि भैया ठाकर ले जाओ इसे। वही स्थिति हमने खेतों में की, दूसरे का माल समझ के लपेट गए। मतलब अब उसके बाद पैसा भी आया, जब उपज बढ़ी तो पैसा आया। ये हुआ कैसे था? ये ऐसे हुआ था, मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ कि हम इस स्थिति में कैसे फंस गए आज आके, जो इतने बड़े मंच को यहाँ पे जंगल में आना पड़ा, वरना हम लोग जाते थे कभी। सरकार ने इनको उतार दिया नीचे कि भैया तुम ग्रामीण स्तर पे जाओ, किसान आए ना आए, आप लोग जा के समझा के आओ, ताकि कल के दिन को हमारे देश की वो स्थिति ना हो कि हम भुखमरी का सामना करें। 1962 में हम में से 10 में से 7 आदमी खाना खा रहे थे, 3 आदमी या तो भूखा सो रहे थे या फिर कुपोषण का शिकार थे, कम खा रहे थे या मिल नहीं रहा था। उस ज़माने की जो रिपोर्ट और रिसर्च जो मैंने पढ़ी है। उसके बाद में यहाँ पे हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति में कुछ बाहर से राशन लाया गया, रासायनिक खाद, मानव निर्मित। ऐसे ही जैसे सपोज कीजिए ब्रह्मपाल जी के घर हम अचानक से, ब्रह्मपाल जी को मैंने कहा कि ब्रह्मपाल जी मैं खाना खाऊंगा आकर के, और ब्रह्मपाल जी के घर हम पहुँच जाएँ 5-7 आदमी। अब मेम साहब ने खाना तो बनाया 2 आदमी का, हर औरत 1 आदमी का फालतू बना के चलती है, तो 3 आदमी का खाना है, लेकिन आदमी है 7। अब वो 3 आदमी का खाना 7 आदमी को पहुंचाना है, तो ब्रह्मपाल जी की पत्नी ने कहा कि आगरी के अड्डे पे से थोड़ी सी बर्फी, 2 केले और 1 समोसा और 1 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आइयो, पहले वो खिला देना, बाद में मैं रोटी खिला दूंगी तो काम हो जाएगा। अब जब हम गए तो हमने कहा ब्रह्मपाल जी, हम तो जैसे किसान मना करता था कि ना जी मैं यूरिया नहीं डालने लगा, मेरे खेत में कौन सी दवाई डाल रहे हो तुम, उस ज़माने में तो रात में डालते थे जा करके। तो कहा ब्रह्मपाल जी देखो, ब्रह्मपाल जी ने कहा मेरे बच्चे का बर्थडे है साहब आज तो आपको उसके नाम पर वो पेप्सी पीनी पड़ेगी साहब, रोज़ मत पियो, क्योंकि ब्रह्मपाल जी को पता रोटी है नहीं अंदर। तो ब्रह्मपाल जी ने हमें 1 समोसा खिला दिया, 2 खिला दिए केले और थोड़ी सी खाली बर्फी, ऊपर से पीली पेप्सी। अब बोले भाई साहब भोजन तैयार करना जी, भोजन नहीं करने के। हम 6 में से 2 ने तो बिल्कुल मना ही कर दी, और 5 आदमी ने वो खा लिया और वो और बच गया। समझ रहे हो? हमने देसी खाद तो गए हम भूल, और जो हम लोग ये अपने खेतों में वो चला रहे थे हरी खाद बो के, वो भूल गए। और जो डाल भी रहा, इनके जैसे शास्त्री जी कहाँ गए? ये गांव के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं तुम्हारी नज़रों में, सच में कहते होंगे लोग, इनके पीछे के शास्त्री पागल हो गया। पागल नहीं है, इन लोगों की वजह से ही ये अस्तित्व जिंदा है, ऐसे पागलों की वजह से। आपके गांव में कहते जरूर होंगे ना लोग, वो कहाँ बाबला है फिर रहा शास्त्री, हाँ पागल है, ऐसे ही बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं सब, ये जितने बैठे हैं सब पागल ही हम। और वर्ग की खेती कर, हाँ, पागल का मतलब है अपनी बात का पक्का। कोई पैसे के लिए पागल है, कोई भक्ति में पागल है, कोई राष्ट्र भक्ति में पागल है, कोई किसी चीज़ के लिए पागल है, कोई ज़मीन के लिए पागल। मतलब यार ये आदमी पागल है, मतलब अपनी बात का पक्का है। अपनी बात को पाने के लिए उसको जो होता है उसको पागल बोलते हैं। पागल शब्द बुरा नहीं है, जब तक आपको लोग पागल ना बोले तब तक समझ लो मज़ा नहीं आया ज़िंदगी में। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे ये बढ़ती चली गई। अब ब्रह्मपाल जी की पत्नी को एक चीज़ समझ में आ गई कि साला रोटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 आदमी की रोटी में मैंने आज 7 आदमी को खाना खिला दिया। अब अगली बार फिर ऐसे ही हुआ दुर्घटना, तो ब्रह्मपाल जी की पत्नी ने फिर बोला कि जाओ बालकों के पापा आगरी अड्डे पे। अब धीरे धीरे ये बात क्या हुई कि उन्होंने खाना कम बनाना शुरू कर दिया, और बीच बीच में बोला कि मेरी कमर में दर्द हो रही है, आज अड्डे पे से लिए जो समोसे अकेले। अब करते करते उन्होंने बोला कि मैं जा रही मायके, अड्डा तुमने देख ही लिया, वहाँ पेप्सी समोसे कोल्ड ड्रिंक सब हैं, लाओ खाओ और मौज लो। अब ब्रह्मपाल जी को भी लगा कि यार बिना मतलब घरवाली को तंग करना, जब अड्डे पे मिल ही रहा है खाना, खाना ही तो खाना, बॉडी फिट हो रही, बढ़िया मजा आ रहा है, तो वो पिज्जे बर्गर पेप्सी और समोसे कब तक काम करे, जब तक पेट का मेटाबॉलिज्म बढ़िया था, तब तक वो पचे पेट में हमारे, उनसे ताकत भी आई, हमें लगा भी कि यार ये चीज़ बढ़िया। लेकिन 1.5-2 साल के बाद वो मैदा हाथों में चिपकनी शुरू हुई, और उसके बाद आपको सुबह सुबह जाना हो गया भारी। तो फिर आ गई बीड़ी, बीड़ी के बाद आई सुरती, सुरती के बाद आई तिरफला, तिरफला के बाद भी जब नीचे को नहीं निकला, फिर तुम्हें याद आई डॉक्टर साहब की कि डॉक्टर साहब बड़ी दिक्कत हो गई, क्या खा रहे हो? डॉक्टर साहब ने कहा कार्ब खाओ, फाइबर खाओ। अब तो मैंने अंग्रेजी समझ में नहीं आई, फिर घर आए वापसी में, फिर बर्गर थैली में चाउमीन लेकर चले गए घर दवाई के साथ। मतलब कृषि विज्ञान केंद्र गए, इन्होंने आपको बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि पराली प्रबंधन में ये करो, उसमें ये करो, उसमें ये करो। तो आपने वो पराली उसाले तो एक तरफ डाल दी, इनके डिकम्पोजर लिए घोल लिए और खाली खेत में चला दिया, ऐसे ही पुराली में लगा दी माचिस की तिल्ली। मेरी बात समझ आ रही? किसानी भाषा में समझा रहा हूँ। बहुत बढ़िया चलिए। तो आप लोगों ने क्या करा,
ये डॉक्टर साहब को एक तरफ कर देगा यार छोड़ इनका क्या, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं भैया, हम तो कुछ बोल ना पाए वहाँ टेंट में, खेती करके दिखाओ हमारे साथ फावड़ा चला के जब पता लगेगा। हकीकत ये है कि जब आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाओगे तो ये डॉक्टर साहब हाफ नेकर में फावड़े में भी मिलते हैं आपको। ये पिंटू जी को मैंने भी देखा है, ये पूरे हाथ में गोबर के गाय में उसमें करते हुए, मैडम समझाती हुई लोगों को मशरूम के बारे में। तो हम लोगों को जिनके जीवन के बारे में पता नहीं होता, हम बकवास बहुत जल्दी करते हैं उनके बारे में ना एकदम से। कोई बड़ी गाड़ी देख लो तो क्या बोलेंगे, हराम का कमा के जा रहा। अब भैया पहले ये तो देख ले, वो तेरा ही पोता है, तेरा ही बच्चा है जो मेहनत की कमाई से बैठा है। क्यों, हर बड़ा आदमी हराम की कमाई से बड़ा नहीं बनता है, मेहनत से भी लोग बड़े बनते हैं। तो हम लोगों ने ये बाहर वाला जो खाना पकड़ा, फिर हमने क्या किया कि यार छोड़, अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब वापस से जब हमारे पेट में पचना हो गया बंद और हमारे यहाँ कोई ऐसी बीमारी नहीं टेस्ट में जो नॉर्मल आ रही हो, बीपी से लेके टीएलसी से लेके सारी बढ़ी हुई यूरिक एसिड सब, और घुटने दर्द, पैर दर्द, और पूरे घर में खानदान पकड़ गया खाट। तो अब आप लोगों को याद आ रही जब आपका गन्ना सूखा, जब रिपोर्ट ही नॉर्मल नहीं आ रही, पशुओं के लिए चारा भी, अजय चारा का भूखे मरने की स्थिति आ गई। देखो आदमी खौफ में शौक में दो ही जगह से याद करता है। अभी आप खौफ में हो, शौक में नहीं हो कि डॉक्टर साहब बचा लो, मर गए, बस किसी तरीके जान बख्श दो, बता दो कौन सी वैरायटी बोऊँ, कौन सी दवाई डाल लूँ। मेरे पास 50 फ़ोन आते हैं, डॉक्टर साहब दवाई बता दो। अबे दवाइयों ने तो मारा है तुम्हें भाई, दवाइयों नहीं मारा है। अब आपको चाहिए क्या, आपको हरी सब्जी खानी, फल खाने, मट्ठा पीना, दही खानी। अच्छा दही और मट्ठा क्यों खाते थे हमारे जो बुजुर्ग थे, वो गुड़ और दही मट्ठे का क्या इसके पीछे का लॉजिक पता है किसी को? नहीं खामे तो थे तो मुझे पता है, खामे क्यों थे ये बताओ। नहीं उसमें था क्या, मट्ठे में ऐसा क्या है? कैल्शियम। अरे जाओ पर सुनो मेरी बात, तुमने बीड़ी पी के सारा दिमाग उड़ा दिया धुएं में। मट्ठा फंगस है, मलाई को जब इकट्ठा करा जाता है 5 से 7 से 8 दिन तक, तो उसमें फंगस पैदा होती है, वो मित्र फंगस होती है। जब उस फंगस को भिगोया जाता है तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन करके वो टूटता है। उसके बाद उसमें से बुरी फंगस निकल जाती है और अच्छी फंगस उस मट्ठे के अंदर रह जाती है। जब वो हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट में गट्स में जो मित्र बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया को गुड़ के साथ अगर खाते हैं, नमक के साथ मट्ठा पियो कोई फायदा नहीं देगा, उल्टा नुकसान है। तो गुड़ के साथ इसीलिए मट्ठा पीते थे ये खोदते समय में कि गट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो, हम जो भी खा रहे हैं नमक की रोटी अचार। ऐसा कौन सा धन्ना सेठ है यहाँ जितने बैठे हैं, हम सभी किसान जो पनीर खा रहे हैं साहब खेत पे, हमने ये खोदते टाइम अचार, मट्ठा और गुड़ और नमक की रोटी, मैंने तो यही खाई है आज तक। इसके बाहर कोई ब्रेकफास्ट नाश्ता, यो तो अंग्रेजी में नाम आ गया ब्रेकफास्ट, हमारा तो एक ही मीनू था, नमक की रोटी और अचार, या तो लस्सी भैया गुड़ और घर में मट्ठा, और या तो मट्ठा, नहीं तो वो दूध में 250 ग्राम दूध और 1 लीटर पानी, वही पिया और पावड़ा पेला दबा कर, साला पेट भी मस्त रहता और आदमी एकदम फिट था। तो वो मट्ठे क्या करता था, मेटाबॉलिज्म को हाई करता था। दही क्या है, दही को अगर देखोगे सूक्ष्मदर्शी पर ले जाके तो छोटे छोटे कीड़े हैं, खा नहीं पाओगे। जो अगर कोई पंडित जी आदमी होगा तो वो तो बिल्कुल नहीं खाए दही को देखने के बाद तो ऐसे ही ये हमारे पेट में जाके काम करते हैं। उसी प्रकार से जो गाय या भैंस का गोबर है, ये खेत में जाकर के क्या करता है, गौमूत्र खेत में जाके क्या करता है, ये जो बायोमास पड़ा हुआ है ये खेत में जाके जब डिकम्पोज होता है ये क्या करता है, ये मित्र बैक्टीरिया के लिए कॉलोनी बनाते हैं, उनका भोजन तैयार करते हैं। तो जो हमारे पेट में हो रहा है वही हमारे खेत में होना चाहिए। जब पेट मजबूत होगा तो कोई बीमारी, मैं अभी आज की डेट तक मैं 40 साल पार कर गया हूँ और मैं एक सिंगल दिन इस दुनिया के किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं गया, इंक्लूडिंग फौज। केवल वो टिक्के तो लगते थे फौज वाले, वो तो मजबूरी है लगवानी, वरना मेरे को आज तक कोई रिश्तेदार, कोई ब्रह्मपाल जी पिछले 8 साल से जानते हैं, डॉक्टर साहब को इतना टाइम हो गया, कभी ये नहीं सुना होगा राहुल जवान बीमार है। और मैं घट घट का पानी पीने वाला आदमी हूँ, मैं एक दिन में 1 जिले का पानी नहीं पीता, मैं 3-3 जिलों का पानी एक दिन में पीता हूँ। और सबसे लापरवाह आदमी, कहीं का भी पानी पी लेता हूँ, कहीं भी बैठ के खाना खा लेता हूँ, हाथ कभी धुलता नहीं। मैं बीमार क्यों नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोकस किधर है, मैं अपने हरी खाद, पराली प्रबंधन, गोबर की खाद, गौमूत्र, मट्ठा, भैया मैं इस पर टिका हुआ, मैं तो इसी से खेती करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम करो। हमने 1962 से और अब तक अपने खेतों में जितना भी रासायनिक खाद डाला उसका रेशियो ये है टोटल मिला करके कि 65% से लेके 80% तक जितना भी आज तक डाले हो वो ज़मीन में पड़ा हुआ है। ना तो वो पौधे को मिला, ना उसको ज़मीन में इतने बैक्टीरिया है कि तोड़ करके पौधे को घुलनशील बना के दे सकें। अगर किसी वजह से कोई ऐसी मशीन आ जाए कि खेतों में से रासायनिक खाद को छान सके जो फिक्स हो रखा है, तो हमारे खेतों में ऐसे बिलेंद खड़ा कर करके परत बन जाएगी ऊपर,
इतना डीएपी पड़ा हुआ है अभी तक। केवल उस डीएपी को घोल के देने की जरूरत है, जो आप लोग नहीं कर रहे। ये कृषि विभाग वाले भी करोड़ों रुपए के कैप्सूल बनाओ फिर रहे हैं बेचारे, इनको भी कोई लेने को तैयार नहीं। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, कहावत है ना हमारे बिजनौर में एक, कि कोई कुम्हार जा रहा था मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, उससे आदमी बोला, उसको इच्छा थी कि गधे पे कैसे बैठते हैं, घोड़े पे। उसने बोला भैया जरा गधे पे बैठ के दिखा दे। बोला तेरे कहने से गधे पे क्यों बैठूंगा। थोड़ी दूर चला, वो थक गया, अपने आप गधे पे चढ़ के बैठ गया। तो किसानों को जो समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि आप रासायनिक खाद को डालो, एकदम से कम मत करो। अगर आप 50 किलो डीएपी डाल रहे हो तो आप उसकी जगह पे 20 किलो डीएपी को लो, उसको 3 गुना गोबर की खाद यानी कि 50 से 60 किलो सड़े हुए गोबर की खाद लो, उसके अंदर मिलाओ। 10 किलो पे 1 किलो सरसों की खली, सबसे बढ़िया माइक्रोन्यूट्रेंट। आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रेंट किस क्या बता रखे कि बैग वाले लेके आओ, फलानी कंपनी, इसका किसी कंपनी का मत लेके आओ। सरसों की खली को बढ़ाओ। आपने क्या करना है, 1 किलो सरसों की खली 10 किलो पे, मैं डीएपी की बात नहीं कर रहा, मैं हर रासायनिक खाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डीएपी एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। जो भी रासायनिक खाद आपको अपने खेत में डालना है, सपोज करो आज हम वर्तमान स्थिति में ये है कि एकदम से ना तो आप ये इस गोष्ठी के बाद प्राकृतिक पे जाने वाले, ना कुछ आप घर जाओगे डायरी दे दोगे पोते को, अना ले बेटे इसमें गन्ने की पर्ची लिख लिया, दूध का हिसाब, और यो पेंसिल पोता ले जाएगा छीन के, दादाजी मुझे दे दो। तुम सपा बीड़ी पी कर आराम तो बैठोगे, रोटी दे दे 3 बज गए। हकीकत बता रहा हूँ। अब करना क्या है वो लिखो इस डायरी में। आज के बाद जो भी रासायनिक खाद आपको अपने खेत में डालनी है, उस रासायनिक खाद को 3 गुना कम कर दो। जैसे किसी ने बोला, ये भाई साहब ने बोला कि मैं तो यार 45 किलो यूरिया डीएपी डालने वाला हूँ गेहूं में, आप 15 से 18 किलो डीएपी लो केवल, और उसको 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिला लो। 3 गुना कैसे नापोगे? अगर बरसात में यूरिया का कट्टा मुंह खोल करके गोबर की खाद उसमें भरोगे तो होती है 32 किलो। अगर आपने वो इस समय में अक्टूबर के महीने में की तो वो होगी 25 किलो। अगर वो आपने गर्मी के महीने में की तो वो होगी 18 किलो। मैंने सारे मौसम में लगभग नाप रखी है तोल के, ताकि आप लोगों को बता सकूं। तो अगर हमने 15 से 20 किलो डीएपी लिया तो 2 कट्टे गोबर की खाद हमने ले लिया, 3 कट्टे गोबर की खाद ले लिया सड़ा हुआ। गोबर की खाद किसी पे कम है तो आधा गोबर की खाद और आधा अपने खेत की मिट्टी नीचे फैलाओ, एक पन्नी डालो, 12 बाई 14 की दुकान पर से ले आओ, 280 रुपये की मिलेगी बिजनौर जेल के सामने। उसके ऊपर इसको डालो, उसके ऊपर अपना डीएपी डाल दो, उसके ऊपर सरसों की खल डाल दो, आधा किलो गुड़, और ये जो डिकम्पोजर बताया इन्होंने, या आपके पास जो भी जैविक कल्चर हो, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटरिजमनी सोपले, या इसके एनपीके के हों, कुछ भी हों, कोई भी ऐसा जैव उर्वरक जो अपने पास है। नहीं तो अपनी गाय का गौमूत्र, अगर वो भी नहीं है तो कच्चा गोबर 2 किलो 20 लीटर की बाल्टी में घोल लो, वो छिड़क दो इसके ऊपर। और इतना नमी देना है कि इसका लड्डू बना के अगर मैं इस हाथ से इस हाथ पे छोड़ूं तो फूट जाए, अगर पकड़े रहूं तो ना फूटे। इसको बोलते हैं नमी देना। अब इसको आपने बिल्कुल पन्नी से ढककर 10 दिन तक बंद कर देना। इसको बोलते हैं भट्टी खाद। एकदम पैक कर दिया, बिल्कुल लॉक। 10 दिन के बाद ये डीएपी की बॉन्डिंग टूट जाएगी। बॉन्डिंग समझते हो? जो हम अभी रासायनिक भोजन दे रहे हैं, ये फिक्स कैसे हुआ? जब हम रासायनिक भोजन देते हैं तो ये जमीन में जा करके जब ये बायोमास के और पानी के संपर्क में आता है तो जीवाणु उसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब तोड़ने का काम करते हैं, अलग अलग करने का काम करते हैं। यूरिया डीएपी पोटाश में क्या है, वो जहर नहीं है, उसको देने का तरीका जहर, और अब हमारी जमीनों के लिए जहर हो गया। वो डाइल्यूटेड एसिड्स और मिनरल है उसके अंदर, और कुछ नहीं है, मगर वो घुल नहीं रहे। बादाम कितना भी अच्छा हो, दांत मुंह में है नहीं, जीभ चल नहीं रही, बादाम मुट्ठी भर के बढ़िया हाथ में डाल दिए तो बादाम फायदा देगा? हाँ, अभी पकड़ लो मेरी बात धीरे धीरे से। हम ऐसे ही कर रहे हैं कि मुंह खोला सीधा और बादाम ठूसे और ऊपर से डंडा डाला मुंह में और बादाम ठोक दिए पेट में कि ले बेटे बादाम खा, तो बादाम मारेगा या आपको गर्मी ठा देगा पेट में। समझ रहे हो? करना क्या है, 2 बादाम रात को भिगोने हैं, सुबह दीवले में घोटने हैं, उसके बाद खाने हैं। फिर देखो कमाल, सारा 2 बादाम 20 बादाम का काम करेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रही हो किसी के दिमाग में बात? कभी मेरा गला फाड़ना बेकार ही जाए। आप जब इस खाद को बनाओगे 10 दिन के बाद और जब इसको खेत में फेंक के मारोगे तो पहली बात तो ये बिल्कुल आपके खेत में फिक्स होने वाला नहीं है। मतलब आपने रसायन डाला नहीं डाला ये किसी को नहीं पता चलेगा आपके अलावा। इसको करके देख लेना नहीं तो। दूसरा, इसका रिजल्ट बहुत भयंकर तूफानी है, ऐसे भागती है फसल गोली की तरह। आप बोलोगे यार ये क्या जादू है? इसमें 3 फायदे हुए। अभी जो आपका ये 15 से 18 किलो डीएपी डाला था, ये हो गया 50 से 60 किलो डीएपी। डाला कितना था? 18 किलो। तो हमें करना क्या है, 15 किलो को 45 किलो को बनाकर डालना है, ना कि 45 किलो को ला करके खेत में डालना है। अब इसमें जो जीवाणु बढ़ेंगे, ये जमीन की उर्वरक शक्ति को ही बढ़ाएगा।
तो ज़मीन के अंदर जो पड़ा हुआ है ये उसको भी घोलने में मदद करता है। इसी में से 5 से 7 किलो लेके एक तसला 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, उसको घोलो, 15 मिनट छोड़ो, अंगोछे को डबल करो, टंकी के मुंह पर रखो, छानो, स्प्रे करो, कातिल रिजल्ट आएंगे भाई साहब, कातिल। फसल ऐसी लहलाएगी समझ में नहीं आएगा आपके। भाई साहब ने कर रखा है, 3 नंबर पर बैठे हैं जीतपुरे वाले, इन्होंने भट्टी खाद बना के, इसको भट्टी खाद बोलते हैं हम लोग। ये हम पूरी दुनिया में लोगों को बता रहे हैं जा जाके। 26,000 से ज़्यादा किसान हैं आज जो फ़ायदा उठा रहा है इसका। लोगों ने XUV गाड़ी खरीद ली, मेरे पास स्टेटस पड़ा हुआ है, अगर इनमें से कोई मेरा स्टेटस देखता होगा तो परसों डाला था मैंने स्टेटस पे। एक किसान ने केले की खेती की, बिल्कुल बर्बाद की स्थिति में केला हो गया था उनका। हमने गाइडलाइन दिया, हम लोग पैसा लेते नहीं, फ्री सेवा है, और उन्होंने फिर वो 42 लाख का केला काटा और उसके बाद एक बढ़िया गाड़ी 27 लाख की गाड़ी खरीदी दिवाली के दिन, और लिख के भेजा कि भैया ये आपकी बदौलत है। कोई समस्या आती है आप लोग हमसे बात करो, ये मेरा नंबर है, ऊपर वाला राहुल जवान, वो बंदूक वाले के सामने। दूसरा, इस तरीके से तो आपने खाद डालनी है। और अगली बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा जल्दी शॉर्ट में कर देता हूँ, 15 नहीं लगेगी, मैं 2-2.5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा महाराज, मुझे आगे भी बोलना है, अभी 2 मीटिंग और है मेरी। आप लोग एक नियम पकड़ लो, आप जब भी अपने खेत में पानी दो, 10 किलो कच्चा गोबर, 10 कम से कम 15 किलो, 10 से 15 किलो कच्चा गोबर, 2 से 5 किलो सरसों की खल, जितनी अपनी कैपेसिटी है। और गोबर कितना? 10 किलो। देखो अगर महीने में एक बार करोगे तो 20 किलो कच्चा गोबर, ये मेरा किया हुआ काम है इसलिए बता रहा हूँ। 10 किलो कच्चा गोबर, ये 20 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो सरसों की खल और 2 किलो गुड़, इनको मिला के 2-3 दिन 4 दिन रख दो। उसके बाद जब आपका खेत में पानी चले, बरे पे इसका मुंह खोल दो। अगर आपने ये कर लिया तो 2 से 3 महीने के बाद ही ब्रह्मपाल जी से नंबर मांग के भागते हुए आओगे कि आपको फौजी कहाँ मिलेगा। ये आपके ज़बरदस्त काम करता है, ये ज़बरदस्त भयंकर वाला। इसमें माइक्रोन्यूट्रन भी मिले, नाइट्रोजन भी मिली, आपके यूरिया की खपत कम हो जाएगी। मैंने 10 बीघा 38 तैयार किया इस बार। ये भिगो के धरनी है सर? हाँ जी, चौकपुरी में जैसे ही आप घुसोगे, शुरू में मेरा खेत है 38 खड़ा, 10 बीघे 38 है, बवाल है, इसी से तैयार करा। केवल 10 बीघे में मैंने 25 किलो यूरिया, 25 किलो NPK फेंका है भट्टी खाद दे के। और बाकी यही खेत की तैयारी जब मैं करता हूँ ना, तो 5 किलो गंधक लेता हूँ, 5 किलो नीला तोता, 1 किलो सुहागा, 5 से 10 कुंटल जिप्सम, उसके बाद 10 से 15 किलो 20 किलो चूना, 4 किलो फिटकरी। ये सारी चीज़ों को गोबर की खाद में मिला के 10-15 दिन रखता हूँ, और उसके बाद खेत की तैयारी में फेंक के मारता हूँ इसको। बीमारी धोरे को भी ना आती नज़दीक से भी। गन्ना लगाने से पहले? हाँ जी, अभी गन्ने पे एक सेशन रखेंगे, आज तो जल्दीबाजी में, किसी दिन इत्मीनान से आऊँगा आपके यहाँ पे। गन्ना बोना कैसे, गन्ना है क्या, तो पहले दिन से लेके गन्ने के, और बीज कैसा तैयार करो। अभी भीख से मांगते फिर रहे हैं बीज की, बीज देते अरे अपने घर पे 10 गन्नों से 5 बीघा ईख बोई जा सकती है, 10 गन्नों से केवल। मैंने बोई है, अभी बोया मैंने, पिछली बार 100 गन्ने लेके आया था, और अभी मेरे पास 40 बीघा का बीज खड़ा, अपना खुद का बो रहा हूँ बना के। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि हम एक गन्ने से कैसे करें कि इतनी सारे बीज बोलें। बस वो चीज़ आपको बताई नहीं जाती, क्योंकि बीज माफियाओं ने बीज बेचना है, पौधे वालों ने पौधे बेचने, दवाई वालों ने दवाई बेचनी। किसान तो जहाँ था टूटी साइकिल में ही चलना चाहिए। अगर किसान पर पैसे आ गए तो लोगों ने कहते हैं ये किसान थोड़े ही है, ये तो व्यापारी, मतलब मेरे पास साला पैसा ना आ जा। फौजी आदमी धक्के खाता फिरे, अगर उसको वो गाड़ी में बैठ गया तो लोगों ने कहने लगा हाँ हराम की है। तो किसान और जवान ये दोनों जो है ना, इनको परेशान भी हैं और मिल करके देश को भी चलाना। ये रीढ़ की हड्डी है देश की। एक अंदर पैदा कर रहा है भगवान है ज़मीन का, और एक बॉर्डर पर बैठा है वो भी भगवान ही है। जितनी सुहागनें आज बैठी हैं, तो जने कितने सुहाग उजड़ गए उनके, हम जैसे लोग कितने चले गए। तो आप लोगों को जागरूक होकर खेती करनी है और एक सुरक्षित खेती करनी है, और हमें धीरे धीरे 2 से 3 साल में इनको नमस्ते बोल देनी है कि भैया ये रासायनिक वाले वैज्ञानिक हमें नहीं चाहिए। हमारे गाँव में कोई 10 पत्ती अड़क बताने वाला है तो आ जा भैया, ये तो अपना बोरा बिस्तर उठा, बाहर से बाहर निकल। इस तरीके से आप लोग सम्मिलित होकर खेती करो। मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज समय थोड़ा कम पड़ गया। मेरी बकवास को कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए, तो कभी इत्मीनान से आकर के आप लोगों के साथ ये आचार्य जी को बता दीजिएगा, शास्त्री जी को, फिर कभी आकर के बताएंगे। और जब भी आपका कोई सवाल हो खेती में अटके, तो पहले तो ये लोग बैठे हैं, इनकी जान खाओ, है नहीं, ये भी ज़रूरी है, इनका नंबर लो। और अगर मेरे लिए कोई सेवा बचती है तो मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क अवेलेबल हूँ। ये चैनल पे मेरे 1100 से ज़्यादा वीडियो पड़ी हैं, गन्ने की वीडियो है। 1111 नंबर की वीडियो लिखो, गन्ने वाले जितने किसान हैं 1111 और 1112, ये 2 नंबर की वीडियो इस चैनल पे देख लेना। अभी मोबाइल लेके आओगे ना तो कैमरा खोलोगे, जब इसके ऊपर लगाओगे
तो चैनल का वो आ जाएगा लिंक, उस पर जैसे क्लिक कर दोगे सीधा आ जाएगा। सब्सक्राइब करो और ये दोनों वीडियो घर जाके देखना, ये गन्ने के लिए आपके लिए वरदान साबित होंगी। चलें साहब, जय हिंद, राम राम। चलिए भाई देखिए, हाँ जी ओम प्रकाश। आपके बीच में ही राहुल जी ने आपको